प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 9 फिजिक्स के एक्सरसाइज पार्ट का डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर अ ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. इसमें ये बताना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के साथ मूव कर सकता है। इस केस में ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर हम इसको बोलें कि क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट केस इसका जो आएगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along a straight line. एक केस तो ये हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the velocity। और थर्ड केस हो सकता है कि कोई रेजिस्टिंग फोर्स उस पर एक्ट ना कर रहा हो। देयर शुड बी नो रेजिस्टिंग फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम ये दो ही केस लिख देंगे तो भी हमारा केस, तो भी इसका आंसर जो होगा वो फुलफिल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। When a carpet is beaten with the stick, dust comes out of it. Explain. तो when इसका आंसर होगा when carpet is beaten with stick, then carpet comes in motion while dust particles remain in rest position, and due to inertia of rest, dust comes out. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? इसका आंसर होगा, मतलब ये पूछा गया है कि बस के ऊपर, किसी व्हीकल के ऊपर हम लगेज को रस्सी से अच्छे से बांध देते हैं। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है कि वो गिरे ना। साइंटिफिकली इसको लिखना होता है तो लिखेंगे व्हेन द बस सडनली, बहुत सिंपल सेंटेंस में लिख रहे हैं इसको, व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। लगेज में रोल डाउन, लगेज में रोल डाउन एंड फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। सिंपल है, वही गिर जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
which then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slows to a stop because. अब ये MCQ टाइप क्वेश्चन है कि इसमें कंडीशन है कि बैट्समैन ने हिट किया, बॉल कुछ दूर तक रोल किया, उसके बाद वो रुक गई, तो क्या रीजन रहा होगा? द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। एक ऑप्शन है इसका कि बैट्समैन ने बॉल को बहुत तेजी से हिट नहीं किया। Second, velocity is proportional to the force exerted on the ball. Third, there is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. तो यहां पर थर्ड केस होगा क्योंकि बॉल देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉल जब ग्राउंड में रोटेट होते हुए रोल होते हुए जा रही है तो रोल होते हुए जा रही है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शनल फोर्स बॉल पर लगेगा और वो उसका मोशन का अपोज करेगा। तो इस केस में आंसर सी इसका सही होगा। तो सी पार्ट आप लोग इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन MCQ टाइप का था ये। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। अब यहां पे जैसे ही हम पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या होगा बाद की बात है। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो डिस्टेंस को हम लोग S से लिखते हैं, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो टाइम भी दे दिया है 20 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, कई सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम इसमें t के लिए अगर दिया गया तो v इज इक्वल टू u प्लस AT से हमको s नहीं दिक्कत करेगा, वहां पर v भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कब कहां लगाया जाता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू U 0 इंटू T 20 प्लस हाफ A इंटू 20 स्क्वायर। दिस गिव्स 400 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट 0 हो गया और ये आ जाएगा 1/2 इंटू A इंटू 400। ये 400 कैंसिल हो गया। A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी। अब इसी में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मीट्रिक टन। तो सिंस F इज इक्वल टू ma, हमारे पास फार्मूला है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। मास इज गिवन दैट इज 7 मीट्रिक टन। तो 7 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो यहां पर हमने 7 मीट्रिक टन के लिए लिया, तो ये 7000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 14000 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स एग्जर्ट हुआ वो 14000 न्यूटन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। तो स्टोन ऑफ 1 kg, तो इसके आंसर में हम पहले लिख देंगे मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 kg, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। अब कम्स टू रेस्ट यानी कि फेंकने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट में आ गया। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, s इज इक्वल टू 50 मीटर। ये गिवन पार्ट हम क्वेश्चन के साथ पढ़ते गए और लिखते गए। What is the force of friction between stone and ice? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो निगेटिव में आएगा। अब देखते हैं कैसे आता है। तो अब यहां पर हम लोग पहले तो मास गिवन है, F निकालना है।
इसका मतलब कि F इज इक्वल टू ma अगर लगाते हैं तो हमको मास मालूम है और एक्सेलरेशन भी मालूम करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इसमें जब देखते हैं टाइम नहीं दिया गया है तो हम क्यों ना यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर ये 20 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं मालूम है और s मालूम है 50। तो ये आएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। तो इस बेसिस पे जो आया a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देंगे, एक्सिलरेशन नेगेटिव में आया, इसका मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन बोलेंगे। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जब स्पीड या वेलोसिटी उसकी कम होती चली जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की तो उस केस में ये रिटार्डेशन में कंसीडर किया जाता है। अब हमारे पास a आ गया तो अब F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू है 1 kg और a है -4, तो ये हो जाएगा -4 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो 4 न्यूटन होगा। इसको माइनस साइन का मतलब ये होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पर हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो वो 4 न्यूटन का लिखेंगे। 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5000 Newton, then calculate। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके साथ 5 वैगन्स इसके आंसर में हम देखें तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये इंजन है और इसके साथ में 5 वैगन लगा हुआ है, इक्वल साइज का ही मानेंगे इसको। ये 5 वैगन्स हो गए, ये हो गया इंजन, ये हो गया वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5। अब यहां पर है कि इंजन का जो मास है वो है 8000 kg और जो वैगन का मास है वो 2000 kg ईच है। मतलब इसका भी 2000, इसका भी, इसका और इसका, ऐसे सबका है 2000 kg ईच। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर लें विदाउट एनी डिले। फोर्स एक्सर्टेड बाई, अगर हम ऐसे कर दें कि नेट डायरेक्टली लिखें, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई इंजन जो होगा वो है 40,000 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स है 5,000, तो ये आ गया 35,000 न्यूटन। सेकेंड पार्ट, अगर हम ट्रेन का मास देखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लें कि मास ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, इंजन को इंक्लूड करके, तो मास ऑफ इंजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ 1 वैगन। एक वैगन के मास से हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ इंजन है 8000 प्लस 5 इंटू 2000, तो ये आ गया 8000 प्लस 10,000।
18,000 किलोग्राम, ये इसका मास हो गया। अब आप पूछता है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मास हो गया, फोर्स मालूम ही है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। पूछता है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, तो यहां पर एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ हो जाएगा 35,000 न्यूटन अपॉन 18,000। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट इसका पूछ रहा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो थर्ड पार्ट, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब यहां पे वैगन 1 का वैगन 2 पर फोर्स क्या एग्जर्ट होगा, तो इसके लिए जब वैगन 1 का वैगन 2 पे बात करेंगे तो ये पूरा वैगन का, इधर के 4 वैगन का मास ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू, तो ये जो फोर्स होता है फार्मूला वही F इज इक्वल टू एम ए। तो मास कितना लेंगे इसका, 8,000, 4 वैगन का मास लेंगे, क्योंकि वैगन 1 जब वैगन 2 पर लगाएगा तो 2 के साथ 3, 4, 5 भी कनेक्टेड हैं। तो यहां पर हम लोग लेंगे 8,000 इंटू एक्सिलरेशन 1.94, तो इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 15,520 न्यूटन। ये जो आंसर आया वो न्यूटन में आया, 15,520। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो मास इज गिवन, इसके तुरंत लिखते हैं मास इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if vehicle is to be stopped with a negative acceleration of, तो नेगेटिव यानी a is equal to -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है तो बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू एम ए 1500 इंटू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2550 न्यूटन विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स, अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये जो होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स यूज होगा। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो फार्मूला पढ़ाया था पहले ही, p इज इक्वल टू mv होता है फार्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बस इसको टिक कर देना है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि P इज इक्वल टू एम बी। पी जो होता है वो मोमेंटम को डिनोट करता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट। अब इसमें जो केस बताया गया, कांस्टेंट वेलोसिटी एक टर्म आया, तो अगर हम लिखते हैं कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 ही होगा।
अब जीरो क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हैं। हम एकदम जैसे 40 km/h की वेलोसिटी पे जा रहे हो या स्पीड पे जा रहे हो तो हम उतने पर रुके हुए हैं, ना 40 से कम ना 40 से ज्यादा। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। देयरफॉर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेटिंग फोर्स जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब फोर्स अप्लाइड किया 200 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन आ जाएगा। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आ जाएगा, 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, ऑब्जेक्ट हैं दो, दोनों का मास इक्वल है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर है तो दूसरे का इस साइड में है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग which they stick together, what will be the velocity of the combined object after collision? यहां पर केस आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो इसमें हम जितना पार्ट इसका गिवन है उतना पार्ट हम लिखते चले जाते हैं और बाकी फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो एक तो m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.5 kg, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो 1.5 kg, क्योंकि बोला गया है ईच ऑफ मास 1.5 kg। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की बात की गई, u1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, u2 इज इक्वल टू, अब माइनस हमने यहां पे ले लिया, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर से जा रहा है किधर से जा रहा है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो उसके अलांग ये नेगेटिव हो जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा। तो अब यहां पर हम बगल में यहीं पे निकालते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो m1 तो 1.5, u1 2.5 प्लस m2 1.5, u2 -2. ये माइनस यहां इसके साथ आ जाएगा तो ये पूरा ओवरऑल इसको जीरो कर देगा। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम आया वो बिफोर कोलिजन वो आया जीरो। अब कहते हैं कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, ऑब्जेक्ट दोनों कोलिजन के बाद में स्टिक कर गए। तो जब स्टिक कर जाता है तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि स्टिक करने के केस में उस ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम ये दो पेन दिखा रहे हैं, दोनों पेन को स्टिक कर दें तो इसको एज ए सिंगल पेन अगर हम यूज करेंगे तो दोनों का मास एक हो जाएगा, यानी कि हम इसको अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कि मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो 1.5 प्लस 1.5 तो 3 kg का हो गया। एंड लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल V मान लो इसको अभी। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सम ऑफ मोमेंटम या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देन
according to law of conservation of momentum after collision is equal to momentum बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा तो m1 प्लस m2 इंटू वी, और मोमेंटम बिफोर कोलिजन अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि 0 आएगा। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू भी पुट कर दो, 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स 3v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो पास करके इसको नोट कर लें और साथ में इन न्यूमेरिकल्स को अपने और साथियों के साथ, अपने जो साथ के बच्चे हैं, अदर स्कूल के भी हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इसका फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहां तक का जो था वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. Truck does not move. तो अब इसमें केस है, पहले तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस दिया गया और फिर बताया गया कि एक मैसिव ट्रक, भारी ट्रक रोड साइड पे खड़ा है और ये मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक स्टूडेंट मूव नहीं कर रहा है। इसके लिए एक स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। यहां पर हम बोलेंगे इसके आंसर को लिखने के लिए कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ये सही है बात, लेकिन वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगने चाहिए। तो यहां पर हम ऐसे लिख दें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बट when they act on same object, यहां पर तो ऐसा नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट। बात आती है कि इसको बताने के बाद कि अब ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे द मैसिव ट्रक, पैरा भी चेंज करके लिख सकते हैं, द मैसिव ट्रक does not move due to its inertia। इनर्सिया के लिए हमने इसको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनर्सिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर इस तरह से इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन के रेफरेंस के लिए 2 लाइन, और ट्रक मूव क्यों नहीं किया, ड्यू टू इनर्सिया, क्योंकि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा वो मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.2 किलोग्राम, इसको हम तुरंत कन्वर्ट कर लिए।
अब आगे बात करेंगे ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जिस पाथ पे जा रहा है उसी पे रिटर्न करने किसने बोला है? तो इसका मतलब कि अगर इधर से जा रहा है तो उसी पर वो रिटर्न हो रहा है, तो जब रिटर्न होगा तो ये -5 मीटर पर सेकेंड लिखा जाएगा। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाई फोर्स अप्लाइड बाई द हॉकी स्टिक। तो अब यहां पर इनिशियल और फाइनल हमने ले लिया, अब होता है चेंज इन मोमेंटम। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? mv, फार्मूला लगेगा mv माइनस mu, mv माइनस mu। अब mv, m कितना है? 0.2 इंटू -5 माइनस 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 और फाइनली आ गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट होती है मोमेंटम की। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इसके बाद में स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, और उसके बाद में एंड कम्स टू रेस्ट। तो इसी का फाइनल वेलोसिटी जो हो गया बुलेट का वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम भी दिया गया है 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी हमको s निकालना है। तो हमारे पास एक तो वैल्यू हमको s की निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। यहां पर अगर सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a भी नहीं मालूम है तो हम पहले a ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड या सेकेंड से निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at, और इसके बाद में v हमारे पास 0 है, u है 150 प्लस a अननोन टर्म है, टाइम है 0.03। अब इस बेस पे हम लोग जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इसको सॉल्व करने पर -150 अपॉन 0.03, ये डेसिमल हटेगा, डबल जीरो ऊपर आएगा और ये हो जाएगा 3 5 15। तो a इज इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी लगातार डाउन हो रही, लगातार डिक्रीज हो रही है। अगेन या नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इससे हमको s निकाला जाएगा, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर यानी v तो हमारे पास 0 था ही, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 150 होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू -5000। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.25 मीटर आएगा। अब इसके बाद जब s आ गया तो f इज इक्वल टू ma हम लगा सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। देन f इज इक्वल टू ma, तो m कितना दिया था 10 ग्राम। मास जो दिया गया था बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो मास इसका 10 है, तो हम 10 अपॉन 1000 कर दें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और एक्सेलरेशन है -5000, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -50 न्यूटन। F इज इक्वल टू -50 न्यूटन। और इन्होंने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो जब मैग्नीट्यूड का मतलब इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, दूसरे का मास 5 kg, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अभी मैंने इस तरह का एक केस डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। बहुत इजी है और थोड़ा सा ट्राई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो मास है 100 kg, वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, तो u 5 मीटर पर सेकेंड और v हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम उसको लगता है 6 सेकेंड का। सारा डेटा मैंने लिख लिया। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को P1 लिख दो, m है 100 और u है 5, तो ये हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम P2 mv, तो m हो गया 100 इंटू v हो गया 8, तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई। तो हमने एक जगह बताया था F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फार्मूला यूज करने के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 कितना है 800 माइनस 500 अपॉन टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 6 सेकेंड, 6 5 जा 50 न्यूटन। ये आ गया 50 न्यूटन। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 100 kg transfer to the floor if it falls from the height of 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में दिया है। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं कि डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू इट्स फ्लोर, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले डम्बल के लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, ये नहीं मालूम है हमको। और उसके साथ में हाइट जो होती है वो s से डिनोट करते हैं, 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.80 मीटर आ जाएगा। और मास दिया गया है 10 kg। इतना डेटा हमने लिख लिया। अभी हमारे पास इसका एक्सेलरेशन भी दिया गया डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सारा डेटा अभी तक का नोट कर लिया जो जो हमको दिया हुआ था। यहां पर हम लोग v फाइंड करने की बात करते हैं। v निकालने का एक ही पर्पज है कि p इज इक्वल टू mv लगा देंगे और ये हमारे पास जो मोमेंटम पूछ रहा मोमेंटम आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू m हमारे पास दिया गया है 10 kg। अब v निकालना बाकी है, यहीं पर रुका हुआ है। तो v निकाल लेते हैं। सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू है 10 और s की वैल्यू है 0.80 प्लस 0 स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब इन सब का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो v इज इक्वल टू √16, v इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम v इसकी वैल्यू लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, तो हम देखते हैं कि क्या बना, p इज इक्वल टू mv, तो 10 इंटू 4, अब यहां पर क्या आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन अभी रह गया है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अख्तर, किरण एंड राहुल वाज राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कार से घूम रहे हैं सब तीनों, एक इंसेक्ट उसकी विंड स्क्रीन से स्ट्राइक किया और मर गया उसी पर। अब इन तीनों ने अपने अपने व्यूज रखे, किसका व्यू करेक्ट है अख्तर, किरण एंड राहुल में से, ये आप खुद क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या करना, केवल एक नाम बताना है कि हु वाज करेक्ट, कौन उसमें करेक्ट था। तो ये 17 नंबर भी आप अपने आप करेंगे। हमने इसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, एक 15 नंबर और एक 17 नंबर। तो 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क हैं, इसको आप होमवर्क में कर लेंगे और इस बेसिस पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अदर स्टूडेंट को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।